तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। बीजेपी कार्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक चल रही है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद बताए जा रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। ये बैठक अब भी चल रही है और इस बैठक में तमाम अध्यक्ष और अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं। सुनील बंसल के साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बीजेपी कार्यालय में ये बैठक अब भी जारी है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। लखनऊ में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद बताए जा रहे हैं बैठक में, और राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक अब भी चल रही है। प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, बीजेपी कार्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक चल रही है। तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो मंत्रियों की बैठक चल रही है इस वक्त, इस बैठक का अहम मुद्दा क्या है? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आज दोपहर 1:30 बजे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए हैं। अब वो अब से थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके आने से पहले इन बैठकों का बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के और सरकार के, जिस पर इस बैठक में चर्चा हो रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके अलावा जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। और इस चर्चा के बाद अब सभी नेता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी अगवानी होगी और उनके स्वागत करने के बाद वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय आएंगे। जिसके बाद कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें एक बैठक होगी जिसमें वो बीजेपी के पदाधिकारियों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद रात 9 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। उस कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और अगर हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोर कमेटी की जो बैठक होगी जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे, वो महत्वपूर्ण है, जो कि आज रात 9 बजे होनी है, क्योंकि उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारी, साथ ही साथ सरकार के लोग चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर हम कहें तो जो एमएलसी अभी 10 बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनको किस तरीके से सरकार में शामिल किया जाए, क्योंकि 3 से 4 लोगों को सरकार में बड़ी जगह दी जा सकती है, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। तो उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ जो अभी हाल के पंचायत चुनाव हैं, उसको लेकर क्या यूपी बीजेपी की तैयारियां हैं, उस पर भी चर्चा होगी। 2022 के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार की क्या रणनीति है, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त बचा है, तो उसके लिए क्या अभी तक कार्यक्रम तय किए गए हैं, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जेपी नड्डा जब अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ पहुंच जाएंगे, तो बीजेपी कार्यालय में लगातार उनकी बैठकें होंगी, जिसमें पदाधिकारी, फिर यूपी सरकार के मंत्री, उसके बाद कोर कमेटी। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बैठकें आपसे थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय पर होने वाली हैं। उन सारी चीजों को लेकर ये तैयारी बैठक यूपी बीजेपी प्रभारी की तरफ से चल रही थी। ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपसे हम ऐसे ही खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा,
मौजूद रहने वाले हैं। तो कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, अशोक कटारिया, दारा सिंह चौहान, महेंद्र सिंह सहित कई ऐसे मंत्री बताए जा रहे हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये तमाम मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। तो एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी के लिए तमाम मंत्री बताए जा रहे हैं जो कि खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ से एक खबर जहां पर एमएलसी चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। बीजेपी के AK शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, सलील बिश्नोई निर्वाचित हुए हैं। कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी भी निर्वाचित किए गए हैं। सपा के भी 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तो वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए आज निर्वाचित हुए सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि अंत्योदय व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना की पूर्णता में आप सभी सहायक सिद्ध होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगल कामनाएं। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। तो वहीं निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद बीजेपी एमएलसी AK शर्मा ने भी ट्वीट किया और लिखा, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, राष्ट्र मेरी जान है, भाजपा ही शान है। कमल अब पहचान है, भाजपा के राष्ट्रीय एवं राज्य नेतृत्व तथा कार्यकर्ताओं का एमएलसी बनने के लिए धन्यवाद। तो माननीय मोदी जी को शत शत नमन। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि तमाम तरीके के ट्वीट भी किए गए हैं, सीएम योगी हो या फिर ये जो एमएलसी चुनाव को लेकर के लगातार ट्वीट हो रहे हैं, निर्विरोध निर्वाचित किए भी जा चुके हैं कुछ उम्मीदवार, तो इनको किस तरीके से पार्टी में शामिल किया जाना है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या इस बात का अभी तक कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 10 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होकर सदन पहुंच गए हैं। अब सदन की सूची में उनका नाम शामिल हो गया है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ा दिन जरूर है, जहां विधान परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। तो अब ये 10 प्रत्याशी जब वहां पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी की स्थिति पहले से जरूर मजबूत होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी परिषद में ज्यादा बहुमत में है, लेकिन जब बीजेपी के 10 प्रत्याशी पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी का प्रभाव विधान परिषद में भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए खुशी की बात है और ये खुशी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब कहीं न कहीं सभी प्रत्याशी निर्विरोध रूप से सदन में पहुंच जाएं। और इन्हीं में से कहीं न कहीं 3 से 4 लोगों को यूपी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती मिलनी है, जिसको लेकर अटकलें लगातार चल रही हैं। तो कहीं न कहीं आज जो बैठकों का दौर चलेगा, उन बैठकों के दौर के दौरान भी इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। तो हमने देखा है कि किस तरीके से अरविंद कुमार शर्मा ने अपनी निर्विरोध जीत के बाद ट्वीट किया और ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई के एक लाइन भी लिखी और उसके अलावा यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने भी सभी को बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी जीते हुए प्रत्याशियों को सरकार की तरफ से बधाई दी। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात जरूर है जब सीधे तौर पर 10 लोग उसके जीत कर सदन पहुंच चुके हैं। तो कहीं न कहीं उसको लेकर खुशी का माहौल है और आज जो बैठक होगी इसमें सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी कि आखिर यूपी सरकार में किस तरीके से इन लोगों को समायोजित किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य तैयार किया जाए। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में कोविड मैनेजमेंट में योगी सरकार नंबर 1 बन गई है। दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनी है योगी सरकार। तो रिकवरी रेट पहुंचा है 97%। प्रदेश में कोरोना के कारण मौतों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम बताई जा रही है। यूपी में प्रति 10 लाख की आबादी में 37 मौतें, जबकि राष्ट्रीय औसत 114 मौतों का है। और कल 1500 बूथों पर स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो पहले राउंड में छूटे स्वास्थ्य कर्मी भी कल अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो पहले दौर की वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, अब कल दूसरे दौर की वैक्सीनेशन होनी है और ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी बाकी रह गए हैं कल उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। तो 1500 बूथ इसी के आधार पर तैयार किए जाने हैं।
तो वहीं लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। परिवहन विभाग की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी ने किया। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत सभी ने शपथ भी लिया। 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रोज सड़क दुर्घटना में लगभग 65 मौतें होती हैं। इस दुर्घटना को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो रहा है। ये 20 फरवरी तक चलेगा। लोकार्पण हेतु परियोजनाएं हैं और 5 शिलान्यास। तो वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने परिवहन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे तमाम वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से ये हरी झंडी दिखाकर हमारे उन सभी कार रैली का शुभारंभ करेंगे। ये कार रैली जो कि हमारे 5 कालिदास मार्ग से यानी कि यहाँ से इसका शुभारंभ होगा। और पुलिस की टोली ये 21 बाइक मोटरसाइकिल पर हैं जो कि जागरूकता को, हमारे सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। यातायात पुलिस की टोली और इसके पश्चात पिंक पेट्रोल स्कूटी महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संबंधी परेशानियों को, और ये तुरंत इसके पश्चात हमारे NHI की बाइक, यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन और हमारे इंटरसेप्टर वाहन, इसके पश्चात मोबाइल सर्विलांस वाहन, MSV, बिना हेलमेट सीट बेल्ट के। ये सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं, एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को, सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है। 1 माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना है, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वयं 1 माह के इस विशेष अभियान को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को कहा। और यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे चिंता व्यक्त की है। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दिशा से कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। तो खबर हरदोई से, जहां पर दबंग प्रधान मानवेंद्र सिंह के आगे नतमस्तक हुई है पुलिस। मामूली विवाद के चलते रास्ते के 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद को लेकर पीड़ित ने 100 नंबर पर फोन किया था। प्रधान ने पीड़ित को पुलिस की गाड़ी से उतारकर पीटा। प्रधान ने पीड़ित और उसके पिता को पुलिस से भी पिटवाया। तो पिटाई से पीड़ित के पिता की हालत गंभीर हो गई। जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीओ सिटी ने मामले में जांच के आदेश दिए। तो हरदोई की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। के आगे पहुंचे जैसे तो एक पिकअप डालने वाला आया, उसी गांव का था जहां का, तो उसने मुझे साइड से निकाल भी दिया। हमने साइड बैक करके गाड़ी उसकी भूसे की भरी हुई निकाल भी दी। उसने फिर भी हमें गाली गलौज करते हुए मारा पीटा। उसके बाद हमने 100 नंबर फोन किया, अपने पिताजी को फोन करा। पिताजी हमारे चित्रापुर से आए गाड़ी लेकर। चित्रापुर से आए तो हम तुरंत वहाँ उसके मतलब जितने डाले वाले मारा उसको मतलब बोला ये क्यों मारा, मेरे पिताजी ने ये बोला। तो उसने तुरंत ये मदारा प्रधान मानवेंद्र सिंह है जो उनका लड़के है, उनको वो आ गए तुरंत। उन्होंने हमारे ऊपर मतलब 100 नंबर हमने तुरंत बुलाया। 100 नंबर से हमें गाड़ी 100 नंबर वाले लिए के जा रहे थे हरदोई, या मतलब ले आ रहे सांडी थाना, मगर 100 नंबर से उतार के प्राइवेट गाड़ी आई जो उसने हमें थाना सांडी क्षेत्र का मामला है, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनमें 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। सड़क पे कुछ रोड रेज से संबंधित प्रकरण था। इनका ये कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी आए जिनके द्वारा इनके पिताजी के साथ जो इनके बेटे हैं उनके साथ कुछ मारपीट की गई, जिस कारण उनको कुछ दिक्कत आई है मेडिकली। इस संबंध में उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रथम दृष्टया इनकी स्थिति नॉर्मल है और बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस संबंध में जांच की जाएगी। यदि इस प्रकार के आरोप में कुछ सत्यता पाई जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रयागराज में गैस पाइपलाइन फट गई। सड़क चौड़ीकरण के दौरान गैस की पाइपलाइन फट गई और इसी दौरान पाइप की लाइन भी फट गई। मौके पर आला अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा था, जिस दौरान ये घटना घटी तो पानी का पाइपलाइन भी फट गया और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो गैस की पाइपलाइन तैयार की गई थी वो भी फट गई। खबर प्रयागराज से, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन फट गई। ये पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन बताई जा रही थी और वहीं पर पानी का पाइपलाइन भी जुड़ा हुआ था, जो कि पाइपलाइन बताई जा रही है पानी और गैस की। तो दोनों ही ये पाइपलाइन फट गई। और ये वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज का। इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे, प्रयागराज से ये जो घटना सामने आई, सड़क चौड़ीकरण के दौरान ये पाइपलाइन फटी, तो क्या यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद थे? इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज की पन्नालाल रोड है और पन्नालाल रोड को चौड़ी करने की कार्रवाई चल रही थी, इसी दौरान बुलडोजर आया है और उसने सड़क को खोदकर चौड़ी करने का काम शुरू किया है। इसी दौरान
बुलडोजर के जो पिन्स होते हैं उन पिन से 2 जगह पर एक साथ गड्ढे हो गए, जिस वजह से हड़कंप मच गया। जो कारीगर काम कर रहे थे और जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे वो वहां से तुरंत फौरन हटे हैं और हटने के साथ ही वहां पर। ठीक आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरदोई में बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की दबंगई देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य को मंच से खुलेआम गालियां देना शुरू कर दिया। जिला पंचायत सदस्य विमल मिश्रा को गालियां दी। गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जिला उद्यान अधिकारी से भी बदसलूकी के आरोप लगे हैं। पहले भी अपनी दबंगई से सुर्खियों में रहे हैं माधवेंद्र प्रताप। सीईओ शाहबाद अरविंद वर्मा को फोन पर धमकी दे चुके हैं। हरदोई के सवाजपुर से बीजेपी विधायक है माधवेंद्र, तो माधवेंद्र का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए दीपक दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि माधवेंद्र जो बताए जा रहे हैं, इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, बदसलूकी का मामला सामने आया, क्या इस पर कोई अब तक एक्शन लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं उसमें जो बीजेपी विधायक है माधवेंद्र प्रताप सिंह, जो जिला पंचायत सदस्य है उनको गाली देते नजर आ रहा है। इस वीडियो की हकीकत ये है जिस तरह से जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनको भी थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो की जांच की बात हो रही है, लेकिन अब जांच कौन कराएगा? हालांकि जिले के पूरे अधिकारी, हरदोई जिले के पूरे अधिकारी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक सत्ता के विधायक हैं, इसलिए इस मामले में कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरह से अगर बीजेपी के लोग इस तरह की अगर बातें करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि वो सत्ता के मामले में जो उनको हटाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता या विधायक किसी से बदसलूकी नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है, बीजेपी के विधायक खुद एक जिला पंचायत सदस्य को धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अब इसमें जांच की बात की जाने है, लेकिन जांच ठीक, आप बने रहिएगा। यहाँ पर विमल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं। विमल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको पीड़ित के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, आपके साथ बदसलूकी की गई है, क्या कुछ पूरा मामला था, जरा बताइए। 12 जनवरी को जिला उद्यान विभाग द्वारा एक जिला स्तरीय कृषि गोष्ठी कृषि मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और उस कृषि मेले में मेरे द्वारा किसानों को लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। लेकिन कृषि मेले में उपस्थित किसानों द्वारा 2 वर्ष से विद्युत विभाग द्वारा निजी नलकूप कनेक्शन की धनराशि जमा करने के उपरांत भी उनको बिजली विद्युत सामान कनेक्शन न दिया जाना, मतलब जो है उनके हमारे समक्ष रखा गया। मैंने उस विधायक से उच्च पटल पर रखने का अनुरोध किया। इस पर विधायक को बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वह कार्यक्रम में आयोजक हमारे जिला उद्यान अधिकारी द्वारा इसका विरोध किया गया, तो उनको भी थप्पड़ मारने का, गाली देकर थप्पड़ मारने का उन्होंने प्रयास किया। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? मैं ये चाहता हूं कि ऐसे विधायक के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से भाई किसानों की समस्या उठाए जाने पर इतना मतलब जो है अपशब्द का प्रयोग करना एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। चलिए ठीक है विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।